स्वागत है आप सभी का दी वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह और बड़ी खबर आ रही है नाइजीरिया से, जहां की मेदुगुड़ी शहर के मुख्य बाजार में धमाका हुआ है। धमाके में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना बोर्नो प्रांत की है। मिली जानकारी के मुताबिक ये फिदाइन धमाका था, जिसके पीछे नाइजीरिया के चरमपंथी संगठन बोको हरम का हाथ माना जा रहा है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक इसमें मृतकों की संख्या 20 तक पहुंच चुकी है और धमाके के लिए हाथ से बनाए गए बम का इस्तेमाल किया गया था, जिसे चारकोल से लदे एक वाहन में छिपाकर लाया गया था। इसे स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे धमाका किया गया। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीरिया की, जहां इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को ये चेताने के लिए काफी है कि आईएस के मंसूबे किस तरह बुलंद हैं। सीरिया के रक्का प्रांत में ये प्रदर्शन किया गया। इस जगह पर आईएस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी का कब्जा है। इस तरह के प्रदर्शन के जरिए बगदादी और भी लोगों को जिहाद के लिए प्रेरित करना चाहता है। हालांकि रमजान के पाक महीने में इस तरह के प्रदर्शन शायद ही किसी मुसलमान को पसंद आए। खुद को इस्लामिक स्टेट का नाम देने के बाद आईएसआईएस ने अपने नक्शे में भारत को भी शामिल कर दिया है। भारत में मुसलमानों की संख्या को देखते हुए अबू बकर अल बगदादी यहां भी अपने पांव जमाना चाहता है। कभी अलकायदा से जन्मा आईएस अब अलकायदा का ही बाप बन चुका है और खुद ही अपने आप को खलीफा बना चुका है बगदादी। इराक पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले आतंकी अबू बकर अल बगदादी का ये सपना खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठन का प्रमुख है और उसके पास इराक और सीरिया जैसे दो बड़े देशों के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए न केवल संसाधन है बल्कि हथियार भी हैं। इस बर्बर आतंकवादी की जुर्रत ये कि ये भारत को भी इस्लामिक स्टेट का हिस्सा दिखा रहा है। ये बात अलग है कि खलीफा तभी बनता है जब लोग माने कि वो वाकई उनका खलीफा है। ये मैप एक बार फिर बताता है कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ जब तक पूरी दुनिया इकट्ठा नहीं होगी तब तक इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। आखिर इस्लामिक स्टेट के खतरनाक प्लान में भारत समेत यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों को इसका हिस्सा दिखाया गया है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। रूस और ईरान खुलकर इराक की मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत नेटो देश बगदादी के इस्लामिक स्टेट की सेना से जमीन पर लड़ने से कतरा रहे हैं। साथ ही कई व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। रूस ने इराक सरकार को आधुनिक हथियार तो दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इराकी सैनिकों के पास उनका इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग है। जैसे रूस के अत्याधुनिक सुखोई 25 जेट फाइटर बगदादी की इस्लामिक स्टेट की सेना पर आग बरसा सकते हैं, पर क्या इराक के पास ट्रेंड पायलट हैं? सद्दाम हुसैन के पास सुखोई जेट फाइटर भी थे और ट्रेंड पायलट भी, लेकिन सवाल ये है कि सद्दाम के वफादार माने जाने वाले वो पायलट ये अत्याधुनिक जेट मिलने के बाद कहीं पाला तो नहीं बदल लेंगे, जैसा कि इराकी सैनिक कई जगहों पर कर चुके हैं। साथ ही अगर ये जेट पायलट इराक सरकार के प्रति वफादार भी रहते हैं तो एक और दिक्कत ये है कि इनमें से एक भी पायलट ने सद्दाम की सरकार के गिरने के बाद से पिछले एक दशक में सुखोई कॉकपिट में कदम तक नहीं रखा है। इन सब से एक बात साफ है कि अबू बकर अल बगदादी के आतंकियों की सेना को खदेड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सामने आना ही होगा, लेकिन ये कैसे होगा कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने अपनी सैन्य शक्ति तो तैयार कर ही रखी है, साथ ही विदेश मंत्रालय की नजर वहां फंसे सभी भारतीयों पर है। उनकी समस्याएं जानकर उनका समाधान किया जा रहा है ताकि वो वहां से जल्द वापस आ सकें। इराक में चल रहे खूनी संघर्ष के बीच फंसे हुए भारतीयों की जान मुश्किल में है।
सबसे बड़ी चिंता उन लोगों के लिए है जो आतंकवादियों के कब्जे में हैं। आतंक और दहशत के बीच फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा भारत सरकार ने अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया था। प्लान बी पर विदेश मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। भारत सरकार इराक की मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर वहां पर काम कर रहे सभी भारतीय नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रही है। हम हर दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दरवाजा, ये सामने का दरवाजा, पीछे का दरवाजा, और अगर खिड़की कोई खुली है तो उसको भी खटखटाने के लिए तैयार हैं। तो ये मत समझिए आप कि हम एक दरवाजा खटखटा रहे। पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार की मोबाइल टीम इराक के नजफ, करबला, बसरा और बगदाद में हर एक भारतीय से मिलकर इराक के हालात के मद्देनजर उन्हें भारत वापस आने के लिए कह रही है। डिप्लोमेट्स खुद जाकर वर्कर्स से मिल रहे हैं और खुद जाकर उनसे कह रहे हैं कि हमारा असेसमेंट है एडवाइजरी के मुताबिक कि अभी सिचुएशन ठीक है, आप यहां से चले जाएं। तो ऑन दैट बेसिस दे आर लीविंग। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां काम करने वाले कई भारतीय मजदूर ऐसे भी हैं जिनके पास वापस आने के लिए टिकट के पैसे भी नहीं हैं। लेकिन ऐसी समस्या से निपटने के लिए भी भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। लोगों को समझाएं, उनको कहें कि अगर आपको कोई मुश्किलें हैं तो हम उन मुश्किलों को दूर करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई टिकट का प्रॉब्लम है तो टिकट देने के लिए तैयार हैं। अभी तक ये 3 एयरपोर्ट्स यानी कि बगदाद, बसरा, नजफ और करबला, इन जगह से फ्लाइट्स चल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इराक में 5 जगहों बगदाद, करबला, नजफ, बसरा और नसीरिया से भारतीय नागरिकों का वापस लौटना शुरू भी हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन भारतीय कामगारों के लिए है जो कर्ज लेकर इराक पैसे कमाने गए, लेकिन अब जान जाने की नौबत आने के बावजूद वापस नहीं आना चाहते हैं। कुल मिलाकर 600 से ज्यादा भारतीय इस हफ्ते इराक में जारी खूनी लड़ाई से बचकर अपने देश वापस आ जाएंगे। विदेश मंत्रालय में एक 24/7 काम करने वाला कंट्रोल रूम भी इसी मिशन में लगा हुआ है। इस बीच नेपाल ने भारत से इराक में फंसे उनके नागरिकों को निकालने में मदद मांगी है, क्योंकि इराक में नेपाल का कोई दूतावास नहीं है। विदेश मंत्रालय ने नेपाल को भरोसा देते हुए साफ किया है कि भारत इराक में फंसे नेपाल के नागरिकों को हर मुमकिन मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और फिर अगले 8 साल तक अमेरिकी सेनाएं इराक में डटी रहीं। सैनिकों पर हमले तेज हुए तो अमेरिका ने साल 2011 में इराक से वापसी में ही भलाई समझी और अब अमेरिका इराक की जमीन पर सैनिक उतारने को तैयार नहीं है। इतना नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने माना है कि इराक का युद्ध एक बड़ी गलती थी। इराक और अमेरिका दोनों देशों के इतिहास में साल 2003 युद्ध के लिए याद किया जाता है, जब अमेरिका ने बेतहाशा पैसा बहाकर वहां सद्दाम हुसैन के राज को उखाड़ फेंका था। लेकिन आज 10 साल बाद सुपर पावर अमेरिका को अपनी इस गलती पर पछतावा है, क्योंकि उसे लगता है कि उस वक्त की ये गलती के दूरगामी परिणाम हुए हैं, जिसे अमेरिका आज तक भुगत रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती थी और मैं समझता हूँ कि इससे जुड़ी तमाम समस्याओं से हम आज भी जूझ रहे हैं। युद्ध के बाद भी काफी कुछ ऐसा बचा रह गया कि उस एक फैसले से जुड़े कई परिणाम अब भी भुगतने पड़ रहे हैं। अब हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा का फैसला था कि हम इसमें बदलाव करें, इसलिए उन्होंने इराक से सैनिक टुकड़ियों को वापस बुला लिया। जॉन कैरी ने इराक के मौजूदा हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इराक की प्राथमिकता वहां एक ऐसी सरकार बनाना है जो देश के अलग अलग समुदायों के बीच सामंजस्य बिठा सके। हालात एक बार फिर इराक में वैसे ही हैं। स्थानीय समुदायों के बीच की रंजिश इराक के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है और इराक एक बार फिर अमेरिका से आस लगाए हुए है। लेकिन इस बार अमेरिका सीधी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। वो अपने हथियार और सैनिक तो इराक भेज रहा है, लेकिन सिर्फ इस मंशा से कि वो तब इराक की मदद करेंगे जब खुद इराक चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इराक में गहराते संकट के बीच दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग इराक में फंसे हुए हैं, जिन्हें इराक से निकालने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सराह हादिफ पावर स्टेशन में फंसे चीन के 20 से ज्यादा कर्मचारियों का ग्रुप को सुरक्षित निकाल दिया गया। इन कर्मचारियों को बस के जरिए सकुशल बगदाद पहुंचाया गया, जहां से विमान के जरिए कर्मचारियों का ये ग्रुप सोमवार को शंघाई पहुंच गया।
अमेरिका अक्सर अपने जासूसी कार्यक्रम की वजह से विवादों में घिरता रहता है। 1 साल पहले पूर्व सीआईए कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेन ने अमेरिकी जासूसी कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेजों का खुलासा करके हड़कंप मचा दिया था और अब एक बार फिर स्नोडेन ने अमेरिका की ऐसी ही हरकत का खुलासा किया है। खुलासा ये कि अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को बीजेपी और भारत सरकार की जासूसी का अधिकार दिया है। एक बार नहीं, कई बार अमेरिका पर ये आरोप लग चुके हैं कि वो दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों की भी जासूसी करता है, फिर चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी या फिर जापान। लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक अमेरिकी जासूसी की जद में भारत भी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाली सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पर भी अमेरिका की नजर है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को भारत और बीजेपी की जासूसी करने का अधिकार दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खुलासा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर और सीआईए के पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेन से मिली जानकारी के आधार पर किया है, जिसे वॉशिंगटन पोस्ट ने सोमवार को सार्वजनिक किया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को जासूसी का यह अधिकार साल 2010 में फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस एक्ट के तहत दिया गया और इसी के तहत एनएसए भारत और बीजेपी की जासूसी कर रही है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को दुनिया के 6 राजनीतिक दलों और 193 देशों की सरकारों की जासूसी का अधिकार है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को सिर्फ 4 देशों की जासूसी की इजाजत नहीं है, जिनमें इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इन 4 देशों के साथ अमेरिका ने जासूसी नहीं करने का समझौता कर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को बीजेपी समेत जिन 6 राजनीतिक दलों की जासूसी का अधिकार दिया गया है, उनमें पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी, मिस्र की मुस्लिम ब्रदरहुड और नेशनल सॉल्वेशन फ्रंट, वेनेजुएला की बोलिवियन कॉन्टिनेंटल कोऑर्डिनेशनल और लेबनान की अमल पार्टी शामिल है। इतना ही नहीं, ये भी खुलासा हुआ है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, ओपेक और यूरोपियन यूनियन के इंटरनेट और फोन लाइन टैप करने की भी मंजूरी मिली हुई है। अमेरिका का खुफिया निगरानी कार्यक्रम साल 2013 में स्नोडेन के खुलासों के बाद से ही सवालों के घेरे में है। हालांकि जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने जब सवाल उठाए तो अमेरिका ने जासूसी प्रोग्राम को आतंकवाद निरोधी अभियान से जोड़ दिया। 1 साल बाद अमेरिकी जासूसी का जिन्न फिर जागा है और अब देखना होगा कि इस बार इस खुलासे पर अमेरिका क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बार स्नोडेन ने अमेरिका की ऐसी ही हरकत का खुलासा किया। खुलासा ये कि अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को बीजेपी और भारत सरकार की जासूसी का अधिकार दिया था। दरअसल अमेरिका ने 2010 में विवादास्पद फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस एक्ट के तहत दूसरे देशों की राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट बनाकर उनकी जासूसी का अधिकार एनएसए को दिया था। इस मुद्दे पर अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन पूर्व अधिकारी विक्रम सूद का कहना है कि खुफिया एजेंसियां जानकारी जुटाने के लिए इस तरह की जासूसी करती हैं। उस पार्टी के ऊपर निगाह रखना, सर्वेक्षण करना, स्पाइंग करना, जासूसी करना, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और मेरा विश्वास है कि विदेश मंत्रालय इस विषय को सही जगह पर अमेरिका के साथ इस विषय को उठाएगा। और एक तरफ जहां हम अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है, वहां ये घटना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। Don't think it's an expose really. This is a job all intelligence agencies are supposed to do. How do they collect intelligence about other countries unless they keep a watch? So you can get it either through written material, spoken material, documents, books, or people overheard talking. Besides, the BPP and the BJP are 2 important parties. Today the BJP is in power, so I think it's very natural for them to do it. भारत में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है, ये बात फेसबुक के सीओओ शेरिल सैंडबर्ग ने कही है। बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति रहते ट्रेजरी विभाग की चीफ ऑफ स्टाफ रही सैंडबर्ग के मुताबिक 2000 अरब डॉलर से ज्यादा की इंडियन इकोनॉमी में रोजगार पैदा करने और तेज विकास की जबरदस्त संभावना है। शेरिल सैंडबर्ग ने कहा कि ज्यादातर देशों में छोटे और मझोले उद्योग आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं और भारत में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की विकास दर काफी मजबूत है। इंटरनेट इन उद्यमों को मौके दे रहा है और लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और नए नए ग्राहक बना रहे हैं।
द वर्ल्ड टुनाइट में इतना ही। नमस्कार।